1 सेकेंड। हाँ रिकॉर्डिंग। तो अभी ना किसी ने पूछा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो उसमें वाटर का स्ट्रक्चर बना, वाटर के स्ट्रक्चर में बोला कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वाटर क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, ठीक है। अभी चक्कर क्या है, एक बच्चा पूछता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक एटम हूँ, मेरे पास अपना न्यूक्लियस है, वो एक एटम है। तो अभी हो रहा है क्या लैग? लैग हो रहा है? लिटिल बिट इन बिटवीन, हाँ थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, बट बहुत कम रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं एक एटम, मेरे साथ ना एक और एटम बॉन्डेड है, ठीक है। हुआ क्या, मैं, मेरा जो न्यूक्लियस है ना उसमें ज्यादा प्रोटॉन है और मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, और सरफेस एरिया छोटा है। नहीं नहीं नहीं, सरफेस एरिया छोटा है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। उसके न्यूक्लियस के पास इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है पर यूनिट सरफेस एरिया, जिसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं, या फिर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह लो, तो मेरे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, उस भाई साहब के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है पर यूनिट एरिया, तो मैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता हूँ उसके कंपैरिजन में। तो हमने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ना वो शायद तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा यहाँ और ये भाई साहब। तो मैंने क्या किया, मेरा जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैंने अपनी तरफ खींच लिया। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज the tendency of a bonded atom to attract a shared pair of electron toward itself. ये एक टेंडेंसी है एक बॉन्डेड पेयर ऑफ बॉन्डेड एटम की, जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींच सकता है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फिर किसी ने पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और, हाँ ऑब्वियसली चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, बता दो। एक एक बच्चा पूछता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टी होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना एक न्यूट्रल एटम गैसियस एटम का प्रॉपर्टी होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स अनबॉन्डेड दैट इज गैसियस गैसियस स्टेट। मतलब वो जो खाली एटम की तरह एग्जिस्ट करेगा ना, जब एक एटम की तरह एग्जिस्ट करेगा ना, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन क्या होगा, मतलब मैं गेन कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एक सिंपल एटम की तरह, ठीक है। अच्छा हाँ बेटा बोलो। टेल मी। और सर अगर सपोज हम लोग सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करवाते हैं सर, तो फिर इस केस में ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, उसमें गेन और लूज होता है, वो एक मेटल है एक अच्छा नॉन ओके, मेटल। अरे हाँ हाँ ओके हाँ सर सॉरी। अच्छा ओके सर ठीक है। हाँ सर हाउ पॉसिबल so the difference between atomic weight, mass number and mass, so why is the splitting of signal, how is it possible? अच्छा listen, सुनो सुनो ये जो क्वेश्चंस पूछे ना एक एक करके, ठीक है। अब पहले तो एक चीज सुन लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अ न्यूट्रल एटम, एक आइसोलेटेड एटम का जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अमिता आइसोस्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम करना, जब मेरा एक एक पॉइंट खत्म हो जाए ना, तब दूसरा क्वेश्चन पूछना। हाँ हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वो पेयर को अट्रैक्ट करता है, पूरा एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्ट करता है कोवेलेंट बॉन्ड के। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है सिंगल एटम की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बॉन्डेड स्टेट में नहीं, वेपर स्टेट में, जब वो अकेला हो। तो इसे ना आइसोलेटेड गैसियस एटम कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, उससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, एक बच्चा बोलता है फॉस्फोरस का वैलेंसी 3 भी होता है 5 भी होता है। बेटा होता है, दिस अगेन क्वेश्चन बिलोंग्स टू केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग में ढंग से करेंगे। ठीक है, we'll do these kind of question large amount। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा पूछता है कि एक मिनट, या पोलैरिटी कॉज हाइड्रेशन एनर्जी। अब एक बच्चा पूछता है कि देखो ये बहुत अच्छा डाउट था, उसने पूछा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों का समीशन और इसका समीशन ये इक्वल होना चाहिए ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों पॉजिटिव चार्ज से इक्वल होना चाहिए ना। ऑब्वियसली ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये देगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो सफिशिएंट होगा इन दोनों के पॉजिटिव चार्ज का, ऑब्वियस सी बात। गेटिंग इट। अभी हाइड्रेशन पे आते हैं वापस से। ठीक है, किसी ने पूछा हाइड्रेशन होता क्या, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। आप सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, सपोज सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे सोडियम एंड क्लोराइड आयन होते हैं, सपोज Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ये एक सॉलिड है सपोज। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने सपोज करो 8 मोल NaCl लिया, ठीक है ना। 1 मोल NaCl क्या करेगा, 1 मोल Na+ देगा और 1 मोल Cl- देगा। अभी हुआ क्या, वाटर के अंदर मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी। एक बात बताओ, वाटर का नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl- को अट्रैक्ट करेगा कि Na+ को अट्रैक्ट करेगा, Na+ या Cl-? Na+ सर। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज Na+ को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl-। हाँ, होता क्या धीरे धीरे, H delta positive charge of water will attract Cl-, it will be like this। और O delta negative charge सोडियम को अट्रैक्ट करता है, like this। उसके बाद ये पूरा टूट जाता है, नहीं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते, इसको आयन डायपोल इंटरैक्शन कहते हैं। एनीवेज, ये पूरा टूट जाता है। टूटने के बाद ना मेरे पास Na+ आया और मेरे पास Cl- आया। 1 मोल Na+ को 6 वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। और 1 मोल Cl- को H delta पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, like this। So on, getting it? बेटा इतना स्पेस ही है, ज्यादा स्पेस देखो, 6 वाटर मॉलिक्यूल के आने के बाद ना और वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ सकते बिकॉज जगह नहीं। अब जगह नहीं है, उसमें रिपल्शन हो जाएगा आपस में, तो फायदा नहीं है, 6 आएंगे। ठीक है, और अगर एटम और छोटा हुआ तो 4 आते। फॉर एग्जाम्पल लिथियम लिया ना तो 4, सोडियम लिया तो 6, नीचे जाऊंगा तो 6 ही रहता है जनरली। ठीक है, नीचे जाने पे 6 ही रहता है जनरली, 6 से ज्यादा रिपल्शन होता है। ठीक है, जनरली 6 रहता है। अभी हुआ क्या, जब Na+ और वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे, Cl- और H delta पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। इतना हमको पता है ना कि अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है ना। जब भी कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को तो एनर्जी रिलीज होती है।
अगर अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई जब 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस वाटर के साथ अट्रैक्ट हुआ, उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. So the amount of energy released is when 1 mole of molecule slash species is getting attracted by water is known as hydration energy. Understood? तो total energy जो release हुई ना, उसको hydration energy कहते हैं. Okay, sir. समझ आई बात? चलो अभी ना, अभी कैथोड रे यूज करते हैं. मतलब what is the reason for heat? Why the dilution? यही रीजन है. यही रीजन है कि हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्यूशन को गर्म कर देता है. एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसको, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तब तो हीट रिलीज होगी. या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स नॉट नाउ, मे बी इन द लेटर चैप्टर वी विल डू. मेरे को कॉल करना बेटर है. अच्छा, अमिता इज आस्किंग व्हाट इज आइसोस्ट्रक्चरल. आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर. दो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सेम है, उसको आइसोस्ट्रक्चरल बोलते हैं. गेटिंग इट? H1 H2 H3 ये क्या है? किस रिस्पेक्ट में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. आइसो का मतलब सेम होता है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आइसो स्ट्रक्चरल सेम स्ट्रक्चर. आइसो मतलब सेम. कैन यू जस्ट टेल वन सेकेंड. आता हूँ. Can you just tell the definition of hydration energy? The amount of energy releases when 1 mole of molecule is attracted by water. Getting it? Water in excess. Difference between atomic weight, mass and number. Mass number. Isotopes of hydrogen. Okay, 1 second. Better you can ask P001. सर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो कैसे वर्क करता है? देखो, जब भी तुम टोनी स्टार्क बनोगे ना, मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कराओगे, तो होता क्या है, दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं फ्यूजन में. तो जब दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा मास लॉस होता है. और आइंस्टाइन अंकल बोल के गए हैं, अगर मास लॉस होगा ना, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू E = mc². तो वो जो एनर्जी लिबरेट हो रही है ना, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड प्रीवियस बॉन्ड. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मास लॉस टू एनर्जी. ठीक है? ओके सर. एंड फिशन में भी सेम चीज होता है. फ्यूजन में डिवाइड होता है ना सर? क्या? फ्यूजन में डिवीजन होता है ना? फिशन में क्या होता है? डिवीजन होता है ना? डिवीजन होता है. बट टक्कर क्या है ना, यूरेनियम अगर क्रिप्टॉन और बेरियम बन रहा है ना, तो क्रिप्टॉन और बेरियम का मास और यूरेनियम का मास जो है ना, उसमें डिफरेंस आता है. इसमें भी मास लॉस होता है. ओके सर. हाँ. थैंक यू सर. Yeah, beta. Yes, sir. Hydration energy applicable to ionic species. Hydration energy is applicable to everything which to have charges. Let it be like polar, covalent bond or ionic bond, doesn't matter. Yeah, beta. 018. सर तो क्रिप्टॉन वाले केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायोलेट हो रहा है, मतलब कि अरे बाबा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन, नॉट फॉर रेडियो एक्टिव रिएक्शन. कभी मत लगाना. ओके सर, ठीक है. हाँ, दैट इज अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जो टॉपिक के अंदर आता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉट न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन. अच्छा, ओके सर, थैंक यू. हाँ. एनर्जी से मास बना सकते हैं. या देखो, रुको
क्या बोला P001? रुको रुको यार रुको, इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेते तो 2 मिनट तो, इतना एनर्जी लेवल है तुम्हारे अंदर। मेरे को कॉल करना ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स के लिए, ठीक है? हाँ सुनो, अभी क्या पूछा तुमने? कुछ अच्छा सा पूछा था। भेजता हूँ, देता हूँ नंबर देता हूँ। हाँ अभी एनर्जी doubt से ये था। हाँ, हाउ कैन द मास ए आइंस्टाइन अंकल ने बोला था E = mc²। गेटिंग इट? तो जितना भी मास है ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो हो सकता है, बट मैंने बहुत कम एग्जांपल्स देखे जिसके अंदर एनर्जी को मास में कन्वर्ट करो। गेटिंग इट? मतलब कितना अच्छा होगा नहीं, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो तुम्हारे पास साउंड एनर्जी आ रही है, तो साउंड एनर्जी सडनली वाटर बन के नीचे गिर गई, मास एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मास। ऐसा नहीं होता है। गेटिंग इट? बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हमने क्या किया, दो एनर्जी रेडिएशन को कोलाइड किया, तो वो दो एनर्जी रेडिएशन कोलाइड करके ना एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो बना। तो एक न्यूट्रिनो बना जो मैटर था और एक एंटी न्यूट्रिनो बना जो एंटी मैटर था। बट ये ना आर्टिफैक्ट है, अभी तक कंफर्म केस में नहीं कह सकते। उन्होंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था, वो खुद उनको लगता है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बना। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15। बताऊंगा सब कुछ, रुको, है ना? एक एक करके शुरू करते हैं। आगे आगे मैं स्पेसिफिक चार्ज टू मास सब बताता हूँ, ठीक है? अभी एक बहुत सिंपल डाउट पूछा किसी ने, मैंने उसे खत्म करना। ये एक एलिमेंट है ए एंड जेड, ए को मास नंबर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। So I'm getting number of neutron plus proton equal to mass number and Z is number of proton. So number of protons होते हैं ना, that is equal to number of electrons for a neutral atom. Getting a point? So number of protons is equal to number of electrons for a neutral atom. But चक्कर क्या है? क्या मास नंबर जितना ही रहेगा? क्वेश्चन ये था, आंसर इज नहीं। It is said that mass is approximately equal to mass number. Approximately. Getting a point? It is approximately equal to mass number. Getting it? See, someone asked me what is the minimum real charge on a particular particle. देखो, तुम्हारे करिकुलम के हिसाब से हाँ, तुम्हारे करिकुलम के हिसाब से जो भी चार्ज रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना रहेगा। ए न्यूट्रिनो इज मैटर whose mass is very less, ठीक है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो, उसका मैं टेबल आज शेयर कर दूंगा। मैं बोल दूंगा ये टेबल शेयर कर देना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है? मैं सर को पास कर दूंगा, सर मैं पास करते हैं, एक बार वो टेबल रेफर कर लेना। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी रहेगा तुमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने का। हमारे उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिसको भी जो भी डाउट, ठीक है? अभी सर इसका आंसर बताओ, किसका आंसर बताओ? इसका नहीं 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 नहीं, मास नंबर जितना नहीं होता, मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर।
बता दो। सर इसका सर हाँ हाँ इसका हाँ, इसका एक एग्जांपल मिलेगा? किसका? ये मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर का एग्जांपल। हाँ बेटा, देखो हाइड्रोजन का 1 1 होता है, तो मास नंबर 1 है, जो मास है ना उसका अप्रोक्सीमेटली 1.008 AMU रहता है। तो थोड़ा गड़बड़ हुआ ना मामला। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हमने एक EMU को तो डिफाइन इस तरीके से किया है ना, 1 AMU is equal to 1/12 of C12 एटम मास। तो मैंने तो इसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड कर दिया है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। और चक्कर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, मुझे पता है मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। न्यूट्रॉन का जो मास रहता है ना दैट इज 1.675 into 10⁻⁻27 kg, गेटिंग इट? एंड प्रोटॉन का जो मास रहता है ना दैट इज 1.673। जो प्रोटॉन होता है ना वो हल्का सा थोड़ा सा हल्का होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। तो ऑब्वियसली ना तो मैंने इसको एक AMU बोला, ना तो मैंने इसको एक AMU बोला, मैंने अप्रोक्सीमेटली एक AMU बोला। ओके सर। ओके, और दूसरी चीज, तुम A को मास ले सकते हो, उतना AMU ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली। इट इज नॉट एक्चुअली बट अप्रोक्सीमेटली, राइट? अभी दूसरा इसको हटा देते हैं, ठीक है, एंड वी विल गो टू थियरी पार्ट। एंड बाकी सारे डाउट टाइमलाइन क्लियर करते हो, पहले कैथोड रे शुरू करते हैं। हाँ okay, we were at the properties of cathode rays, right? So properties of cathode rays, ठीक है, जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। Okay, now listen, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, मैंने बहुत सारा नेगेटिव चार्ज डाला इस इलेक्ट्रोड, बहुत नेगेटिव, तो मैंने क्या किया था, अलग अलग एटम्स लिए, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, ड्यूटेरियम भी ले लेते हैं, ट्रिटियम भी ले लेते हैं, और अल्फा पार्टिकल हीलियम भी ले लेते हैं, ठीक है। अब सुनना, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये तुम्हारा प्रोटियम है, हाइड्रोजन 1 1। ओके, उसके बाद लेट्स से मैंने ड्यूटेरियम लिया, ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है ना उसमें भी एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज मैंने अप्रोक्सीमेटली ट्रिटियम लिया, ट्रिटियम के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और मैंने एक अल्फा पार्टिकल हीलियम लिया, हीलियम के अंदर मेरे पास 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों को पता है कि जब भी ये नेगेटिवली चार्ज डॉट इस एटम के पास आती है तो ये नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रिपेल करता है, इतने रिपल्शन के बाद इसको इतना एनर्जी मिलता है कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाता है।
यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन will come out too smoothly from that particular atom. Getting my point? Now understand that. मैं ये मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन कि जो एक प्रोटॉन का मास है और एक न्यूट्रॉन का मास है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU. मैं मान रहा हूँ क्योंकि होता है अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के लिए, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली. तो अप्रोक्सीमेटली 1 AMU मान लिया, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दैट, चाहे मैंने प्रोटॉन लिया, सॉरी हाइड्रोजन लिया, प्रोटियम लिया, चाहे ड्यूटेरियम लिया, चाहे ट्रिटियम लिया, चाहे हीलियम पार्टिकल लिया, बाहर क्या आ रहा है? What is coming out? Electron. Electrons. That's what we discussed. इलेक्ट्रॉन. कि कुछ भी लो, कोई भी गैस लो, आना बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही. Getting it? जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया ना, तुम्हारे पास एक ही चीज बची, क्या? प्रोटॉन. क्या बचा? प्रोटॉन. इधर ये था प्रोटियम. प्रोटॉन. प्रोटॉन. हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचता प्रोटॉन ही, ठीक है. ड्यूटेरियम रही, ड्यूटेरियम. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ट्रिटियम रही, ट्रिटियम. एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन. एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. हाँ, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. 2 न्यूट्रॉन्स. ये आगे का मैं बोल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है. ओके, लिसन, ये नहीं है, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं. We call this as अल्फा पार्टिकल. 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, मतलब हीलियम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ना, तो उसको एक स्पेशल नाम दे देता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है. इसको तो प्रोटॉन ही कहते हैं, सबको पता है प्रोटॉन का. E/m रेशियो निकालते हैं. E का मतलब होता है चार्ज, m का मतलब होता है मास. मास. हाँ, मास. इसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं. हाँ, अच्छा, अभी सुनो. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो तो सेम रहता है. इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है, पर चार्ज तो सेम होता है ना. 016 नाम क्या है? मायंक, इतनी टाइपिंग बहुत फास्ट है. आगे, हाँ, नॉलेज भी अच्छा है. तो एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ले लेते हैं मैग्नीट्यूड 1.6 into 10⁻⁹ कूलम. ठीक है. अच्छा, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम को ना 4.8 into 10⁻⁻10 ESU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ये कूलम है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है. यूनिट्स का फर्क है बस, दोनों वैल्यू सेम है. गेटिंग इट? अब सुनो थोड़ा ध्यान से. तो मैं इसको एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो ये बताओ, प्रोटॉन के पास चार्ज कितना है? बाबा, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना होता है कि नहीं होता है? हाँ सर. है ना? हाँ सर. यस सर. ओके. प्रोटॉन का चार्ज क्या है? ई. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना है. Yes, sir. What is the mass of proton? Approximately 1 AMU. 1 AMU. 1 AMU. तो 1 AMU को 1 U लिख देते हैं. तो 1 AMU is 1 U. Unit of 1 AMU is U. तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है मेरे पास? E/U. इसका चार्ज कितना है इस न्यूक्लियस का? 2 AMU. 2 AMU. वेरी गुड. चार्ज पूछा, चार्ज. E. P मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड बाय 2U.
इसके पास कितना चार्ज है? E पी ना, मतलब पी मतलब इलेक्ट्रॉनिक E चार्ज। E E आखिरी E हो गया, डिवाइड बाय 3U 3 mu 4 u 2E ए पहले चार्ज बताओ। E 2E 2 e 2E divided by 4U 4U, that is 1 by 2U। देखा जाए ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल का चार्ज मास रेशियो सेम है। इसका 1/3 E/U, इसका 1/2 E/U और इसका E/U। अच्छा, स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा किसका है? अगर मैं पूछूं ना स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा किसका है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन है। प्रोटॉन ले लेते हैं, ड्यूटेरियम ले लेते हैं, ट्रिटियम ले लेते हैं, अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं। तो मुझे ना इन सबको ना अरेंज करना है, इसमें स्पेसिफिक चार्ज में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका? ट्रिटियम। प्रोटॉन। protium 1/3 है ये, सर डिवाइड हो रहा है, प्रोटीन सर, डिवाइड। प्रोटियम। protium हाँ प्रोटियम। प्रोटियम मतलब प्रोटॉन। उसके बाद ड्यूटेरियम सर, और फिर ट्रिटियम सर। ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल सेम नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर, अंडरस्टैंड। ओ ओ समझ में बात? आगे वन सेकेंड, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास लूं तो approximately e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है? पता है कितना होता है? 1.77 into 10⁻⁻11 कूलम पर किलोग्राम। 9.1 into 10⁻⁻31 -31 और पता है क्या है ये? 1/approximately 1836 AMU, मतलब एक AMU का इतना छोटा पार्ट होता है ये। तो इसका E/m कितना होगा? स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? 1.77 into 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रहे E, मास दे रहे इतना AMU, तो U आ गया नीचे, ऊपर आ गया 1836, है कि नहीं? अरे बाबा, है कि नहीं? E की जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास की जगह AMU में कितना डाला? 1/1836, तो 1836 ऊपर चला गया। तो मुझे बताओगे इनमें से इलेक्ट्रॉन में लिखा होता तो सबसे ज्यादा E/m रेशियो किसका मारता मैं? अगर इन्हीं ऑप्शन में मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी होता तो सबसे ज्यादा E/m रेशियो किसका मारता? इलेक्ट्रॉन। या करेक्ट करेक्ट। So I guess you have understood, like हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ why not? I said इलेक्ट्रॉन का E/m निकाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो मास होता है ना दैट इज AMU by 1836, तो 1/1836 AMU लिखा तो 1836 ऊपर चला गया। तो E/U into 1836, इनको कंपेयर किया, E/U निकला, E/2U निकला, E/3U निकला, 1/2U निकला। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। कौन बोला? किसी ने पूछा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा? आंसर है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर कि बाहर की बात कर रहे हो? न्यूक्लियस के बाहर नहीं होगा।
न्यूक्लियस के अंदर होगा। अच्छा, अभी आ रही है आवाज से? आर यू गेटिंग माय वॉइस? आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके, एक मिनट नहीं। ई बाइम रेशियो न्यूक्लियस का निकाला? अरे न्यूक्लियस का निकाला बेटा, मैंने तो स्पीशीज का निकाला ना इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। मैं तो पूछा कि इनका बताओ, जस्ट कंपैरिजन सेक के लिए। अच्छा, अभी इसको रब करना है कि तुमने कुछ लिखना है इसमें से? लिखना है सर। लिखो ना मुझे जल्दी। अभी प्रॉपर्टीज में क्या तोड़ते चलना है। लिख लिया सर, शाबाश। अरे लाल पीलो हरे नीलो। इसी का फुल फॉर्म क्या था? हाँ, ESU का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, हाँ, टेक 1 more minute। कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी है? 001। बेटा राइट डाउन ना व्हाट यू वांट मी टू एक्सप्लेन। अरे वीडियो गायब हो गई आपकी। हाँ, मैं था ही नहीं बीच में। समरी 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 ये है, समरी ये है कि समरी ये है कि अगर मैं प्रोटॉन लूं, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम लूं, ट्रिटियम लूं, अल्फा पार्टिकल लूं, निकलना इलेक्ट्रॉन को ही है। इलेक्ट्रॉन को निकलना है। मैंने कहा चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद देखते हैं बचा क्या है। जो बचा है उनका E/M रेशियो निकाल लिया। E/M रेशियो क्यों निकाला? बिकॉज थोड़ा टाइम पहले किसी बच्चे का डाउट था सर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो ऑब्वियसली वो इसी क्वेश्चन को देख के फंसा होगा। साहू, 1 second। श्रेयांश, okay, Shreyansh, which thing you didn't understood? Tell me that. मैंने कहा प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, अल्फा पार्टिकल। हाँ हाँ, पुराने टाइम में होता था, अब नहीं होता है। सुनो, प्रोटियम लिया, प्रोटॉन लिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हीलियम लिया। जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले ना, मेरे पास प्रोटॉन बचा, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बचा, ट्रिटियम का न्यूक्लियस बचा, अल्फा पार्टिकल बचा। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, इतना। प्रोटॉन का जो मास होता है वो -1 AMU होता है। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड बाय 1 AMU। इसके पास दो मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 1 + 1 2 AMU, तो 2 AMU। चार्ज कितना प्रोटॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देगा। टोटल मास कितना है? प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन 3 AMU, तो 3 AMU लिख दिया। चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसमें चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और मास कितना है? 4 AMU। रेशियो आया 1:2 AMU। तो इन सबका मैंने रेशियो कंपेयर किया। ऑब्वियसली E/AMU, हाफ E/AMU, 1/3 E/AMU एंड हाफ E/AMU कंपेयर करके आने। उसके बाद बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो E/M रेशियो होता है वो कितना है। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, बट फर्क क्या आएगा? सिर्फ मास में। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से उसका E/MU ज्यादा आता है। हाँ बेटा बोलो 008। सर लेकिन ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल का मैथमेटिकली इक्वल है ना मास? देखो, आई टेल यू द डिफरेंस इन द मास इज नेग्लिजिबल।
ठीक है, तो हाँ। दोनों को ऑलमोस्ट इक्वली लो, अच्छा टेक देम इक्वल। हाँ टेल मी। और सर वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में वो ट्यूब हाँ। में लो प्रेशर क्यों किया था वो? अरे बिकॉज अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ और मैं कैथोड से बाहर आ रहा हूँ और मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं उनके साथ कोलाइड करूंगा क्या, वापस पहुंच जाऊंगा क्या उस साइड में? अच्छा ओके। बात समझ में? और सर पर हम वैक्यूम नहीं रखेंगे ना, क्योंकि अगर वैक्यूम। क्या क्या बोला? हाँ सर। और सर पर तो वो ट्यूब में वैक्यूम भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा हवा रखना पड़ेगा, थोड़ी सी एयर रखनी पड़ेगी? अगर सपोज कर वैक्यूम रखा होता, ठीक है, सपोज वैक्यूम रखा होता तो गैस होता के अंदर? अगर वैक्यूम रखा होता तो अच्छा गैस तो होता क्या? फिर कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। हाँ बस बात खत्म। क्या सर? हाँ वही वही निकलेगा ही नहीं ना। हाँ सर, वोल्टेज पे हाई क्यों रखा है? क्या? अरे वोल्टेज। ताकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाए। अच्छा ओके, हाँ ठीक है सर। हाँ। बेटा ये जिसको भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन समझना है ना, मेरे को कॉल कर लेना, वो न्यूक्लियर फोर्सेस में है। या फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तब बैठ के आराम से समझ लेंगे। 1 मिनट। हाँ बेटा बोलो। सर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली सेम है क्या? अरे एग्जैक्टली सेम है, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। हाँ ओके राइट। हाँ इसके लिए हमने quantum प्रोटॉन का क्या? इसके लिए हमने प्रोटॉन का वो चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन वहां पे डाला है। हाँ ऑब्वियसली। ओके थैंक यू सर। मैंने मैग्नीट्यूड लिया बेटा सिर्फ। हाँ बेटा हो गया। अभी रुको रुको रुको। ई बाय एम रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट ना बाबा, कहाँ से कांस्टेंट होगा ई बाय एम रेशियो, कहाँ से कांस्टेंट होगा? इसका अलग आ रहा है, 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 तो ई बाय एम रेशियो तो कहाँ से सेम हो रहा है? अलग अलग होता है। हाँ अभी प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। Okay. Now, the properties are, first, cathode rays are negatively charged radiation which are produced at cathode and moves towards anode. Getting it? E by M ratio of cathode rays does not depend on the nature of gas taken inside the cathode ray tube. मतलब हाइड्रोजन लिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, हीलियम लिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ट्रिटियम लिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, हीलियम लिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, कार्बन लूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ई बाय एम रेशियो है ना, वो चेंज तो होना जाना है नहीं। तो जो बीटा रे है ना, उसका ई बाय एम रेशियो हमेशा सेम रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा गैस के ऊपर, कौन सी गैस ली है। Getting it? Now understand.
सो सेकंड पार्ट नहीं समझा। बेटा देखो, सर someone is screen sharing. One second. One second. Hey, listen, everyone. Just turn off your videos, right? अनूप जी हैं क्या? अनूप जी, यस सर। सर यहाँ पे एक लॉक शेयर का मॉडल है, मतलब लॉक शेयर का एक ऑप्शन आता है, उससे क्या हाँ। होता है कि कोई भी कुछ भी शेयर नहीं कर पाएगा। वन सेकेंड, विल टॉक टू यहाँ हिम, पे विल नहीं टॉक टू दिखा रहा। नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग की सेटिंग देखोगे ना, तो उसमें एक लॉक शेयर का बटन आएगा, तो ओके उसको एक बार ऑन कर देना उसमें, उसके बाद में कोई भी अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा उसके अलावा। ओके 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 सर, या थैंक यू, या ओके लिसन, सेकंड पॉइंट ठीक है। ओके, सुन लो, ठीक है। सर थोड़ा साइड में हटो ना। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड पॉइंट डिस्कस करना था। जिसका भी डाउट था एक बार बताओ, अगर मैंने कैथोड रे ट्यूब में हाइड्रोजन लिया होता तो बाहर क्या निकल रहा था? अगर मैंने हाइड्रोजन गैस लिया तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अगर हीलियम लेता तो क्या देता? अगर हीलियम देता तो क्या आता? अच्छा, अगर मैं कोई भी गैस लेता तो क्या आता? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो सेम ही है ना? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो सेम है, तो उसका Yes, sir. चार्ज और Yes. इनटू मास का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज जिसको कहते हैं, वो तो हमेशा सेम ही होगा ना उस पार्टिकल का, चाहे तुम हाइड्रोजन लो, चाहे हीलियम लो, चाहे लिथियम लो, चाहे बोरॉन लो, चाहे कुछ भी लो। तीन क्या है? बीटा रे पार्टिकल्स का ई बाय एम रेशियो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, कुछ भी लो, निकलना तो इलेक्ट्रॉन को ये बात। अंडरस्टूड? Yes, sir. या तो मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन के रेशियो की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन। यस, एग्जैक्टली हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला ना। अच्छा, ओके सर। Cathode rays discovery of- Yeah, you understood that, right? Sir, I was lagged out. Can you repeat? Ah, beta, I said that the E by M ratio, the specific charge ratio of cathode rays in case of any gas is same. Why? Because कुछ भी गैस लोगे तो निकलना तो इलेक्ट्रॉन ही है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो ई बाय एम रेशियो सबका सेम रहेगा। अच्छा, is the board clear for everyone? Okay. See, okay. Now listen, is a request to everyone that don't share your screen and don't unmute yourself unnecessarily because they'll create a trouble unnecessarily, right? I'll do one. Okay.
why the electrons बताता हूँ, why the electron being referred as rays. हाँ देखो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा था? अच्छा, कैथोड रे इसलिए बोला क्योंकि ये रेडिएशन ऑब्जर्व हुई, किसी ने इस पार्टिकल को बिना पहले पहले ऑब्जर्व नहीं किया था। जब पहले पहले ऑब्जर्व किया तो पता लगा इनको ये कैथोड रेज है, इसलिए इनको रेज बोला जाता है। क्या नाम है? कैथोड रेज बोला जाता है। एंड दूसरी चीज, चाहे तुम कोई भी गैस लो, बना तो एटम से ही है ना। एटम के पास न्यूक्लियस होता है और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाहर कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि प्रोटॉन न्यूक्लियॉन निकलेंगे न्यूक्लियस में से? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते किसी भी केस के अंदर, बता रहा हूं, इसके बाद आएगा। ओके, नेक्स्ट 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 दे हैव mechanical property, that is they can transfer momentum to the object. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो टरबाइन वाला, एल्यूमिनियम वाला। Because charges to mass ratio calculation is very simple, that you will do in your physics 12th class. Then you'll come to know that it's very simple for us to calculate charges to mass ratio. So they have calculated first charges to mass ratio, then actual charge, and then actual mass. Okay. Now, cathode rays moves in a straight line. Hence, between two successive collisions. That is why they can cast shadow. Yeah. सर जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें तो बीटा पार्टिकल्स भी गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कर गए थे, तो हाँ, तो वो मोमेंटम कैसे ट्रांसफर किया फिर इलेक्ट्रॉन्स ने एल्यूमिनियम फॉइल को? हाँ, देखो, तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, उसे पेनिट्रेशन पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर। अच्छा, एक बात बताओ, एक सुई है वो बहुत स्पीड से आ रही है, और एक कैनन बॉल है वो बहुत स्पीड से आ रही है। तो अगर वो दोनों दीवार पे किसी भी रबर लेट्स मैं एक बहुत थिक रबर बॉल ले रहा हूँ, तो एक थिक रबर बॉल है, तो ज्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा अंदर, नीडल या फिर कैनन बॉल? नीडल ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत छोटू पार्टिकल होता है और बहुत फास्ट मूविंग है। I said, अगर एक needle और एक cannon ball, they are moving with a very high speed, and I'm just bombarding that thing or projecting that thing on a thick rubber wall, then I asked who will penetrate more. The answer he gave is needle. That is why I told that beta particle has more penetrating power than bigger particles like alpha. तो बीटा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे जाता है और पास कर जाता है।
अच्छा ठीक है, थैंक Yeah, ask. Ask. हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, आपने जो नीचे पॉइंट लिखा है सर, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ ना बेटा, I said एक बार बता, तुझे पता है इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स 1/10 और 1, सारे सुन लो, जो कैथोड रेज है ना वो 1/10 और 1/100 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट में मूव करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी उसके पास मास है ना, मास, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कहेंगे ना इसको। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज से टकराएगा, इल गिव मोमेंटम टू दैट ऑब्जेक्ट, जब वो मोमेंटम दिया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इट कैन ट्रांसफर मोमेंटम, राइट। ओके सर। या हाँ बेटा। सर बीटा पार्टिकल, ये गामा पार्टिकल क्या होता है? बेटा गामा पार्टिकल प्लेन एनर्जी होती है, जैसे लाइट है ना, लाइट, हाँ। ट्यूब लाइट व्हाइट लाइट दे रही है, व्हाइट लाइट एनर्जी है, वैसी गामा पार्टिकल एनर्जी होती है, अच्छा वो हाई एनर्जी होती है व्हाइट लाइट से, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ बेटा। सर वो ऊपर जो पॉइंट लिखा है वो लास्ट 3 वर्ड्स दिख नहीं रहे, क्या है वो? 1 सेकेंड, ये हाँ cathode ray moved in a straight line between two successive collisions, that is why they can cast shadow, ओके सर। ठीक है। Okay. Yeah, tell me. सर वो ऊपर वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। मैंने कहा कभी भी कोई रेडिएशन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो ना वो शैडो कास्ट करेगी, मतलब वो शैडो बनाएगी। अच्छा एक बात बताओ, बता रहा हूँ ना बेटा, बता सुनो, फील नहीं आ रही, फील चाहिए। ये डस्टर है, बता रहा हूँ, ये डस्टर है, समझना इस चीज को, ये डस्टर। अगर सपोज करो लाइट बेंड कर सकती तो शैडो बनती क्या, चेक कर ले। अगर लाइट है, ठीक है, शैडो बनती कैसे समझना। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो अगर बहुत सारी लाइट रेज आ रही है ना, तो लाइट यहाँ फॉल करेगी, 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 हर जगह फॉल कर रही है, राइट। बट अगर जब वो यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे फॉल करके डाई ऑफ हो जाएगी। जब यहाँ पे फॉल करेगी तो क्या पीछे फॉल कर रही है क्या? जब लाइट मेरे को फॉल करके रुक गई, क्या मेरे पीछे फॉल कर रही है क्या? नहीं। नहीं ना, तो पीछे अंधेरा होगा ना। हाँ। और अंधेरा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट मूव कर रही है। अगर सपोज करो लाइट स्ट्रेट मूव नहीं करती तो ये लाइट आती 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 बेंड करती, बेंड करने के बाद पीछे चली जाती। अगर पीछे चली जाती तो क्या पीछे शैडो बनती कभी भी? नहीं बनती। हाँ, तो मतलब अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, कोई भी रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसकी एक टेंडेंसी रहेगी कि वो शैडो कास्ट कर सकता है। शैडो कास्टिंग तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन स्टेट मूव करेंगे, या बिकॉज वो क्या it cause fluorescence when it bombard, no, so it cause glow, electron cause glow, so they are causing light generation over there, so they can also cast shadow. Getting it? सर आपने टू सक्सेसिव कोलिजन्स क्यों लिखा है? क्या अपने यहाँ पर टू सक्सेसिव
कोलिजन क्यों लिखा है ये ऑब्वियस सी बात पॉइंट है में? बेटा, ऑब्वियस सी बात है। The wave travels in a straight line like this. So the traveling is straight, but in wave motion like this. But the motion is straight now. If it is moving in a straight line, right, it cannot bend over here. It cannot. It bends on the side of the obstacles, but not much. Still, I'll cast shadow because they are moving in a straight line. सबका क्लियर आ रहा है? ए स्क्रीन क्लियर है ना सबका? हाँ, आ रहा है, एक का नहीं है, बाकी सबका है। तो सुनो, स्मॉल पार्टिकल्स के साथ स्कैटरिंग होता है, बेंडिंग नहीं होता है। वो भी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, बट मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सुनो, इतना समझ लो कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना तो बेंडिंग कम रहती है, बेंडिंग कम रहती है, शैडोज आती है। बात खत्म। अब दूसरी चीज सुन लो, सक्सेसिव कोलिजन्स क्यों बोला? बिकॉज यार एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये अब तक स्टेट मूव कर रहा था, टकराया, टकराने के बाद मोमेंटम चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, इधर चला गया, तो भी स्टेट ही मूव कर रहा है, फिर टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर ये चला गया। तो मैंने बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इसलिए लिखा क्योंकि दो कोलिजन्स के बीच में वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। मुद्दा ये है, मुझे स्ट्रेट लाइन का मोशन चाहिए। शैडो कास्ट करने के लिए बेस्ट चीज होती है स्ट्रेट लाइन मोशन, चाहे जैसे मर्जी आ रही। गेटिंग इट? अभी हाँ वो भी हाँ हाँ ब्राउनियन मोशन टाइप ही शैडो होगा ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, पीछे नहीं जाएंगे, यहाँ टकराएंगे, फ्लोरेसेंस होगा, पीछे काला रहेगा तो नहीं आएगा। nearly not all electrons have the same speed. सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम स्पीड नहीं होगा। मैंने बोला ना, द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स नियरली बाय 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो मतलब सबका नियरली 1/10 होगा, एग्जैक्टली 1/10 नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। चलो अब सुनो, क्या कहते हैं, हाँ, cathode rays are negatively charged because on application magnetic / electric field it undergo bending same as that for negatively charged. I guess we understood this. This is cathode rays. Chalo. The thing is, J. Thomson calculated the E/M ratio of all the cathode rays. So it comes out to be constant. E/M ratio कितना आएगा? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb divided by mass is 9.1 into 10⁻31 kg. So that will be the E/M ratio what he got. Yeah बेटा, tell. सर जो अभी पॉइंट लिखा है वो एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। ये वाला मैंने कहा कि अगर कैथोड रे है
अगर कैथोड रे है, सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज रॉड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला जो ये कैथोड रे है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल दिया या नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे बेंड होगा? पॉजिटिव। हाँ, तो ऐसे बेंडिंग की वजह से पता लगा कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की मोशन पे परपेंडिकुलर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ना, तो इट बेंड्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। गेटिंग इट? ओके सर, थैंक यू। या या now they have discovered, they found out that every gas okay एक मिनट है एक okay listen, E by M कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। तो तेज थॉमसन ने क्या किया? E by M कैलकुलेट किया। अरे कैथोड रेज नो इनिशियली यूज्ड इन टेलीविजन टू प्रोड्यूस दैट स्क्रीन फॉर यू, ठीक है? अभी उसको छोड़ो, इस पे देखो। और ये ट्यूबलाइट क्या है ऊपर, वो भी तो वही है। सुनो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, E by M जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया, आसानी से हो गया। फिर एक मिलिकन अंकल है, मिलिकन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया, that is 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो E by M पता था, मिलिकन ने चार्ज बताया, E by M पता लग गया, चार्ज पता लग गया, तो मास पता लग गया। गेटिंग इट? ऐसे पता लगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। मिलिकन ने कैसे किया अपना एक्सपेरिमेंट? उसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेरे को याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, तुमको भी मजा आएगा, कॉमन सेंस यूज होती है इसमें बहुत। सर अब दिस सर E by M रेशियो प्रोटॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन, अरे भाई साहब सुनो, निष्कर्ष समझो, मतलब कंक्लूजन समझो। एनी गैस दे हैव टेकन, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, carbon, they found out that this negative charge is coming out from every damn matter. If it is coming out from every damn matter, that means this is the charge which is responsible to provide negative charge to an atom. So they have called it as subatomic particle which is giving negative charge. Later on it is termed as electron. Understood? तो उसका मास भी पता लग गया, चार्ज भी पता लग गया, सब पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एनोड रेस। little bit it'll be there, होगी कोलिजन होगी। अभी सुनो, एनोड रेस और कैनाल रेस और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन done by our beloved Goldstein. He has taken the cathode rays were used in TVs to transmit signal into visual form. They produce light. So backside light was given by these cathode rays. And apart from that, there is signaling technology which they have used.
So that is all the functioning of TV. तो I guess अब तो नहीं यूज होते हैं, LED यूज होते हैं अब तो, ठीक है, to provide light, uniform light. अब एक काम करते हैं, इधर देखो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. Now discovery of proton. सबको पता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया था, ठीक है. अभी सब कुछ सेम है, जैसे तुम्हारा विलियम एंड क्रुक ने किया था ना, सब कुछ सेम था. कौन सा लास्ट पॉइंट? एनोड रेस का अभी तो शुरू किया है. अच्छा, कैथोड रेस का. कैथोड रेस का लास्ट पॉइंट ये था कि E/M रेशियो ना, E/M रेशियो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, तो E/M पता लग गया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग गया, तो मास अपने आप पता लग जाएगा. दैट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस कैथोड रे. अच्छा, दिस दो डिफरेंस थे कैथोड और एनोड रेस एक्सपेरिमेंट में. पहला डिफरेंस ये था कि उन्होंने कैथोड को इधर रखने की जगह कहीं बीच में रख दिया था. So they have made a cathode here, and do you know what? They have made a perforation in the cathode. बाकी सब सेम था, बस ये डिफरेंस था. 5000 से 10,000 वोल्ट, सेम वैक्यूम लाइन. और इसने क्या किया, जिंक सल्फाइड्स की ध्यान लगा दिया पीछे, इधर कुछ नहीं लगाया आगे इधर. तो जिंक सल्फाइड्स की पता ना ग्लो करता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल कोई भी एटम बम्बार्ड करता है इसके ऊपर. और ये कैथोड है विच इज परफोरेटेड. परफोरेटेड मतलब परफोरेटेड कैथोड का मतलब है हैविंग पोर्स. नहीं, पोर्स अलग है, रुगर पोर्स है, नाम अलग अलग है ना. ओके, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एनोड. तो ना हुआ क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो उनको ना इस जगह पे बहुत सारा ग्लो मिला. जब उनको इस जगह पे बहुत सारा ग्लो मिला ना, तो वो कंफ्यूज हो गए कि अरे ये कैसे पॉसिबल है कि इस साइड ग्लो मिल रहा है बहुत सारा, चक्कर क्या है. तो उन्होंने सोचा ना कुछ रेडिएशन ऐसी होंगी जो इस एनोड से आ रही होंगी और वो कैथोड को पार करके निकल रही होंगी. परफोरेटेड मतलब हैविंग होल्स, हैविंग पोर्स, PORES, परफोरेशन. गेटिंग इट? अब सुनो, तो उनको लगा कि अगर कुछ रेडिएशन यहाँ पे आ रही है इस डायरेक्शन में, तो होना वो एनोड से आ रही होगी. वो एनोड से आ रही है कि नहीं आ रही हो बात की बात है, बट हाँ उनको लगा कि एनोड से आ रही है, इसलिए उन्होंने उसका नाम एनोड रेज रखा. गेटिंग इट? कंफर्म नहीं था कि एनोड से ही आ रही है, उनको लगा कि एनोड से आ रही है. अब सुन लो हुआ क्या है, क्या सीन. सीन ये है कि मैंने ना यहाँ पे कैथोड लेने का, तो मैंने ना इधर कैथोड ले लिया, और कैथोड में मैंने पोर्स बना दी, परफोरेटेड कर दिया, हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्स. ठीक है. थोड़ी देर पहले ना हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी कि अगर एक एटम बहुत भारी और बहुत बड़ा है, अगर वो किसी भी चीज के ऊपर कोलाइड कर रहा है, तो क्या पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. ऑब्वियसली बात है, कम होगी. एक बुलेट पेनिट्रेट ज्यादा करेगी एज कम्पेयर टू कैनन बॉल. कैनन बॉल को उठा के ले जाएगा. पेनिट्रेशन की बात हो रही है, राइट? तो penetration of a smaller particle is more than a bigger particle. Now understand that electron का size होता है 10⁻⁻18 मीटर रेडियस. कितना रेडियस होता है? 10⁻⁻
-18 मीटर। एंड पता है क्या, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा? है 3 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स। Hey, Gomu, listen, everyone. Enough, listen. पता है तुम्हारे आंसर्स कैसे आ रहे हैं? सर थोड़ा बड़ा, नहीं सर बहुत बड़ा, नहीं सर बहुत ज्यादा बड़ा। ओए सुनो, रेडियस है ना, रेडियस वो 10⁻³ टाइम्स ज्यादा है। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो अगर मार्कर का वॉल्यूम इतना, तो अगर ये मैं ले लूं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, 999 नहीं रे, 10⁻⁹। तो रेशियो कितना आएगा? 10⁻⁹। रेडियस का रेशियो है 10⁻3। तो r³ के प्रोपोर्शनल होगा। अरे बाबा, 4/3 पाई r³ बाय 4/3 पाई r³। ये न्यूक्लियस का ले लो, ये इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम, कंसीडर इट टू बी अ स्फीयर। तो ये गया 10⁻, रेडियस का न्यूक्लियस 10⁻15, तो 10⁻45 हो गया, 15 × 3, ये 10⁻18, तो हो जाएगा तुम्हारा -54। काटोगे तो 10⁻9 ऊपर आता। हाँ, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि अगर मैथ्स ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन 10⁻18 मीटर है, छोटा सा, एंड एक न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर है, तो मैं ना इलेक्ट्रॉन को नीडल ले सकता हूँ और न्यूक्लियस को कैनन बॉल। एक्चुअली कैनन बॉल से भी बड़ा होगा, बट एनीवेज कैनन बॉल ले लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन होता ना, तो पेनिट्रेट करके निकल जाता पीसफुली। कैनन बॉल है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, तो बड़ा सा न्यूक्लियस जब फास्ट मूविंग भी होगा, कोलाइड करेगा, तो क्या निकलेगा? क्या पेनिट्रेट कर पाएगा? अरे कर पाएगा? नहीं ना। इसलिए क्या किया हम लोगों ने? गैप्स बनाए, पोर्स बनाए, ताकि कोई भी न्यूक्लियस बने तो कल्टी मार जाए आराम से। ऐसा गेटिंग इट? ग्लो, after happen it glows. After collision with zinc sulfide glows. Phosphorescence याद हो तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। It have a property of phosphorescence. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। एक बात बताओ, सुनो, लोगों को लगता है कि ये जो एनोड रेज है ना, वो एनोड से आ रही है, इधर से, बट ऐसा नहीं है। सुनो, होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है ना, इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि कोई भी आइटम अगर यहाँ पे आए, कौन कौन सा आइटम लेना चाहोगे? एक काम करते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक हीलियम ले लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके पास 2 प्रोटॉन रहते हैं, 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
कोई भी गैस उठा सकते हो, हाइड्रोजन ले लिया और हीलियम ले लिया, दो गैस डिफरेंट डिफरेंट गैस इसलिए ली ताकि पता लग जाए कि E/M का जो रेशियो है वो सेम गैस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सपोज करो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या, जल्दी बताओ बचा क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास चार्ज कितना है? प्रोटॉन के पास चार्ज कितना है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये कौन सा रॉड है? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट इतनी स्ट्रांगली करेगा बिकॉज पोटेंशियल हाई है, इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि भाई साहब फोर्स के थ्रू पास कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बना कहां पे? कैथोड पे बना कि एनोड पे बना? कैथोड एनोड। या उनको लगा कि एनोड से आ रहा है बट एनोड से नहीं, कहां से आया? या अगर सपोज करो इस भाई साहब ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, बचा क्या? हाँ, अबे इस पार्टिकल को क्या कहते हैं? हीलियम जब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है दोनों, उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा 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 पार्टिकल कहते हैं। सही कह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, दोबारा से पॉजिटिव चार्ज इधर गया, इसके पास क्या है? दो पॉजिटिव दो न्यूट्रॉन, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन। इसका चार्ज इज टू मास रेशियो E/AMU, इसका चार्ज इज टू मास रेशियो 2 times इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय 4 AMU, दैट इज 1/2 AMU, आधा। इसका E/2 AMU और इसका E/AMU। तो एक बात बताओ, हाँ पता है क्या? तभी बोला जाता है कि जो एनोड रेस है ना, उसका चार्ज इज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। अच्छा एक बात बताओ, 001J001 कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज से बनते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल का हो, उस पार्टिकल्स को रेज बोला गया है। हाँ हाँ बेटा बोलो। या टेल। इधर रेस का मतलब चार्जेस है, मतलब पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को रेस बोला गया है। हाँ बेटा। सर कैनाल रेज में न्यूक्लियस लेते हैं ना हम लोग पूरा। हाँ बेटा, अब न्यूक्लियस किसका लेना वो तुम्हारे ऊपर है। अल्फा पार्टिकल का लेना तो ले लो, प्रोटॉन का लेना है तो ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मतलब कैनाल रेज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं जो न्यूक्लियस बन के चलते हैं। हाँ तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं ना, बट हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन रहेगा। और ये कैथोड रेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा। रेज का मतलब उधर ये वेव वाला रे नहीं है, रेज का मतलब रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब पार्टिकल से बन सकते हैं। ठीक है सर। या चलो, किसी ने बोला कि दोबारा बताओ एनोड रेज कैसे बनती है। सुनो भाई, मेरे पास दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सट्रीम अदर साइड ऑफ एनोड पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ग्लास है, ग्लास ग्लास, और कुछ नहीं है। सुनो, किसी ने बोला कि कैसे हम एनोड रेज बनाएंगे, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने हीलियम लिया, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव चार्ज बचा, मैंने हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज बचा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है। ये पॉजिटिव चार्ज भी बाहर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ आ गया, दोनों टकराए, जिंक सल्फाइड से ग्लो आया,
पता लगा कि यहाँ पे अगर ग्लो आ रहा है तो कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि मास इनका अलग है, चार्ज इनका अलग है, दोनों का E/m रेशियो अलग है, तो इससे पता लगता है कि E/m रेशियो जो पॉजिटिव चार्ज का होता है ना, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अभी तक हमने सिर्फ ये किया है, ठीक है। 1 सेकेंड, ग्लो का पैटर्न भी अलग होगा क्या? देख यार, मैंने तुमको बोला था कि जो चीज जिंक सल्फाइड पे टकराएगी उसको, उसके एटम को ना वो फोर्सफुली पुश करती है, जैसे पुश होने के बाद वो वापस आते हैं ना तो ग्लो आता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एनोड रेस ज्यादा धक्का देंगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा धक्का देंगे? बीटा पार्टिकल ज्यादा देंगे कि एनोड रेस? एनोड रेस, एनोड रेस, एनोड रेस, एनोड रेस। ऑब्वियसली एक कैनन बॉल तुमको उड़ा के ले जाएगी और एक नीडल इतना मोमेंटम नहीं देगी, मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, राइट? हेलो, या SS01 स्पीक। या बेटा, कैन यू स्पीक नाउ? I can't unmute you. Better you call me. Okay. सुनो, एस कौन ज्यादा भारी है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी है कि न्यूक्लियस ज्यादा भारी है? न्यूक्लियस भारी है। अभी हमने किया ना, इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836 होता है मास ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, एटलीस्ट ले लो अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स, राइट? तो अगर एक हल्की चीज तुमसे टकराए और एक भारी चीज तुमसे टकराए, धक्का मतलब तुम्हें मोमेंटम कौन देगा ज्यादा? हल्की चीज से भारी चीज? भारी चीज, राइट? तो बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बेटर मोमेंटम कौन दे सकता है? Which will give the better momentum to gold, aluminium foil? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसकी अच्छी? एनोड रेस, वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, कैथोड रेस जैसी होते हैं। तो एनोड रेस और कैथोड रेस में ना जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट सुन लो बस, ठीक है? वो लिख लेना, वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है? एनोड रेस जो बोल रहा हूँ सुनो सिर्फ। The anode rays are assumed to get produced at anode and they move towards perforated cathode. They are assumed, right? They are positively charged radiation because if an electric field is applied or slash a magnetic field is applied perpendicular to the direction of propagation, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेंगे? नेगेटिव चार्ज की तरफ कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इससे पता लग गया कि वो पॉजिटिव चार्ज है। एनोड रेज हैज बेटर मैकेनिकल properties than cathode ray. Anode rays E/m ratio differs in case of and differs and depends on the nature of, it depends on the nature of gas. अच्छा, listen, call me if the video is lagging, ठीक है? Call me after 6:30, I'll be free, or 7, ठीक है? चलो, I guess सब कुछ सेम था, सिर्फ 2-3 चीजें अलग अलग थी। We have discussed that. Copy that anode rays characteristics, right? चलो, take care. God bless you. ठीक है? And do call me if you have any doubt. ठीक है? और anode rays are originated at cathode itself. CRT एक्सपेरिमेंट में कैथोड परफोरेटेड नहीं होता है, एनोड रेज में होता है। चलो, डन।
Homework I'll tell sir to send you. ठीक है, I have to make it by myself and give it to you. Okay, sure. Done. Bye. No. There are certain question and problem set 1 you don't have to do. I just text that to Anup sir. ठीक है? Any homework I'll give it to Anup sir. They'll transfer you. ठीक है? Bye. Tomorrow you guys enjoy, है ना?